फिलिस्तीन का एक संगठन है हमास नाम से। हमास ने हाल ही में इजराइल पर हमला कर दिया है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस हमले की वजह से 1200 से ज्यादा लोगों को अभी तक अपनी जान गंवानी पड़ी है। अब इस हमले को लेकर जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि पिछले कुछ समय से जो अरब देश हैं और जो इजराइल है, इनके संबंधों में हमें नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल रहा था। इनके संबंध थोड़े सामान्य हो रहे थे और इसी वजह से जो फिलिस्तीन था वो अलग पड़ता जा रहा था। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमास की ओर से इजराइल पर हमला किया गया है ताकि ये जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है इसको समाप्त किया जा सके। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि इस नॉर्मलाइजेशन की शुरुआत कहाँ से होती है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस नॉर्मलाइजेशन के लिए जिम्मेदार हैं। ये भी जानेंगे कि संबंधों में खराबी कहाँ से आई थी, उसका इतिहास कहाँ से शुरू होता है। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में हमने सबसे पहले न्यूज़ यानी कि खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम एक बार इस पूरे विवाद के बैकग्राउंड को भी समझ लेंगे। इसके बाद ये भी जानेंगे कि अरब देशों के साथ इजराइल के जो संबंध हैं वो संबंध खराब किस तरह से हुए, उन संबंधों की खराबी के क्या कारण रहे। इसके अलावा संबंधों में सामान्यीकरण कैसे हो रहा है, नॉर्मलाइज कैसे हो रहे हैं रिलेशंस जो हैं, और वो नॉर्मलाइजेशन के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं। इसके अलावा फिलिस्तीन और हमास को इस नॉर्मलाइजेशन से क्या खतरा मौजूद है। और अंत में एक सवाल पर भी बात होगी। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इस पूरे मामले के, इस पूरे मसले के ओवरव्यू को, इसके बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक बार अगर इसकी ज्योग्राफी को देख लें तो ये इस पूरे रीजन की ज्योग्राफी है, वेस्ट एशिया की ज्योग्राफी है। यहाँ पर आपको मेडिटेरेनियन सी मिलेगा और मेडिटेरेनियन सी के करीब में ही मौजूद है इजराइल। अब पहले इस एरिया को फिलिस्तीन के नाम से जाना जाता था। कैसे चेंज हुआ उस पर आगे बात करेंगे। यहाँ पर आपको इस साइड वेस्ट बैंक देखने को मिलेगा। वेस्ट बैंक का अधिकांश हिस्सा फिलिस्तीन के पास है। इसके अलावा यहाँ पर आपको मेडिटेरेनियन सी के पास गाजा पट्टी देखने को मिलेगी, इसका कुछ हिस्सा फिलिस्तीन के पास है। और ऊपर यहाँ पर आपको गोलन हाइट्स देखने को मिलेगा, इसका कुछ हिस्सा इसराइल के और कुछ हिस्सा फिलिस्तीन के पास मौजूद है। तो ये इस पूरे रीजन की ज्योग्राफी की बात हुई। ऊपर आपको लेबनान देखने को मिलेगा, यहाँ पर सीरिया मौजूद है और यहाँ पर जॉर्डन है, यहाँ पर इजिप्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये इस पूरे मैप का, इस पूरे रीजन के मैप की बात हुई। तो यहाँ पर अगर आप इसकी कंपोजिशन को समझेंगे कुछ पता लगेगा आपको कि इजराइल जो है वो चारों तरफ से, लगभग चारों ओर से इस्लामिक कंट्रीज से घिरा हुआ है। तो ये इस पूरे रीजन के मैप की बात हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस पूरे मामले के एक बार बैकग्राउंड को लेकर बात कर लेते हैं। तो ये जो पूरा मामला है, जो पूरा विवाद है, मुख्य तौर पर एक ऐतिहासिक भूमि को लेकर है, एक हिस्टोरिकल लैंड को लेकर है। क्या नाम है उस जगह का? तो उस जगह का नाम है जेरूशलेम, जिसे हम कई बार सामान्य भाषा में यरूशलेम के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो यरूशलेम जगह है ये दुनिया के 3 सबसे इंपॉर्टेंट रिलीजन, जिसमें से 2 तो इंपॉर्टेंट है, एक तुलनात्मक रूप से इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह गया है। 3 अब्राहमिक जो रिलीजन है उन तीनों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, जैसे कि ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म और यहूदी। इन तीनों के लिए ये जो यरूशलेम है इस जगह को सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है। अगर ईसाई और यहूदियों की बात करें तो यहाँ पर जेरूशलेम में टेम्पल माउंट मौजूद है और टेम्पल माउंट यहूदियों के बीच सबसे इंपॉर्टेंट जगह है। ऐसा माना जाता है कि यहूदियों के धर्म की जो शुरुआत हुई थी वो यहीं से हुई थी। इसके अलावा अगर ईसाइयों की बात करें तो जो क्रिश्चियंस होते हैं वो ये मानते हैं कि जो जीसस क्राइस्ट थे उनको, उनकी यहाँ पर मौत हुई थी यरूशलेम में, और यहीं पर उनका री इनकारनेशन भी हुआ था, वहीं यहीं पर वो पुनर्जीवित भी हुए थे। तो ये तो इस्लाम और ईसाइयत और यहूदियों में जो इम्पोर्टेंस है उसकी हमने बात की। इसके अलावा इस्लाम में क्या इम्पोर्टेंस है उसकी बात करें तो इस्लाम की जो तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट मस्जिद है अल अक्सा मस्जिद,
वो मस्जिद यरूशलेम में मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उन्हें यहाँ पर लाया गया था, वो सबसे पहले यरूशलेम आए थे और यरूशलेम में आने के बाद वो जन्नत गए थे जहाँ पर उनकी बात अल्लाह से हुई थी। तो ये चीज़ें जो है इन्हीं तमाम वजहों से इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में, यहूदियों के बीच इस पूरी जगह को सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं और इसी जगह पर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए तीनों धर्मों के बीच जो युद्ध है वो हमें देखने को मिल रहा है। अब क्योंकि ये जो यहूदी हैं उनका सबसे बड़ा दावा यहाँ पर रहता है कि उनकी किताबों में या ये लिखा गया है कि ये जो पूरी जगह है यहाँ पर उनके लिए एक घर बनाया जाएगा। तो यहूदी बहुत लंबे समय से यहाँ पर प्रवास करते रहे हैं, यहाँ पर माइग्रेशन होता रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अगर आप देखेंगे तब भी यहाँ पर यहूदियों की संख्या मौजूद थी। हालांकि जो अरबी थे, जो अरब के लोग थे, उनकी संख्या थोड़ी ज्यादा थी, वो मेजोरिटी में थे। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में यहाँ पर जो यहूदी लोग थे, फिलिस्तीन में यहूदियों का जो आना था, उनका जो माइग्रेशन था, वो बढ़ने लगता है। ऐसा ऐसा माना जाता है कि 1922 से 1935 के बीच तकरीबन 1,35,000 यहूदियों ने यहाँ पर माइग्रेशन किया था। तो इस जगह का जो कंपोजिशन है, जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर था, वो चेंज होने लगता है। यहाँ पर अरबियों की संख्या कम होने लगती है, फिलिस्तीन वो जो यहूदी थे उनकी संख्या बढ़ने लगती है। तो जाहिर तौर पर जब एक जगह पर दो धर्म मौजूद होंगे तो उनके बीच लड़ाई और संघर्ष की संभावना भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर भी धर्मों के बीच लड़ाई होती है, संघर्ष की शुरुआत होती है। और क्योंकि जो फिलिस्तीन है उसके आसपास सभी लगभग इस्लामिक कंट्रीज मौजूद हैं, तो वो इस्लामिक कंट्रीज भी इस पूरे युद्ध में शामिल हो जाती हैं, संघर्ष में शामिल हो जाती हैं। और अंततः ये जो पूरा मामला था ये यूनाइटेड नेशन के पास भेजा जाता है और यूनाइटेड नेशन इस पूरे मामले को लेकर एक पार्टीशन प्लान लेकर आता है, जिसमें कहा जाता है कि इस पूरे रीजन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा। कुछ हिस्सा फिलिस्तीनियों के पास होगा और कुछ हिस्सा यहूदियों के पास होगा, इजराइल के पास होगा। अब ये जो पूरी योजना थी इस पर इजराइल तो अपनी सहमति दे देता है, लेकिन जो अरब कंट्रीज के लोग थे वो इस योजना पर अपनी सहमति नहीं देते हैं और इसके बाद दोनों समूहों के बीच एक युद्ध की शुरुआत होती है। और इस युद्ध के कुछ ही समय बाद, इस युद्ध के तकरीबन मान लीजिए कि दोनों देशों के बीच कई लड़ाइयाँ होती हैं और मुख्य तौर पर मई 1948 को, या फिर हम बात करें 14 मई 1948 के आसपास, जो इज़राइल है वो अपने को एक नए देश के तौर पर स्थापित कर देता है। तो इज़राइल किस तरह से अस्तित्व में आया हमने उसकी बात कर ली है। एक बार यहाँ का कंपोजिशन कैसे चेंज होता है एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो इसके कंपोजिशन की बात करें तो मुख्य तौर पर ये 1947 का टाइम है, जब वहां पर उस पूरे एरिया को हम फिलिस्तीन के नाम से जानते हैं। इसके बाद ये वाला जो पूरा प्लान है, ये प्लान यूनाइटेड नेशन ने पेश किया था कि कैसे इस पूरे एरिया को हम दो एरियाज में, दो क्षेत्रों में, दो देशों में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये प्लान स्वीकार नहीं हो पाया। इसके बाद अगर आप 1949 से 67 के दौरान देखेंगे तो यहाँ पर लगातार आपको जो इजराइल है उसका विस्तार देखने को मिलेगा। पहले ये पूरा एरिया फिलिस्तीन का हुआ करता था, बाद में ये पूरा एरिया इजराइल का हो गया। तो ये धीरे धीरे आप देख सकते हैं किस तरह से विस्तार हुआ है। अब हम देखते हैं कि इजराइल और जो अरब देश हैं इनके संबंध खराब किस तरह से हुए, संबंधों में गड़बड़ी कहाँ से शुरू होती है। तो हमने बात की कि जैसे ही इजराइल अपने आप को एक स्वतंत्र देश के तौर पर स्थापित करता है तो जो अरब कंट्रीज थी वो इजराइल के साथ युद्ध लड़ने आ जाती हैं। बहुत सारे युद्ध लड़े जाते हैं। जैसे पहला युद्ध मई 1948 में लड़ा गया था, इसके बाद जुलाई 1949 में दूसरा युद्ध लड़ा गया। और ऐसा माना जाता है कि इस दूसरे युद्ध के दौरान इजराइल ने फिलिस्तीन के 80% हिस्से पर अपना अतिक्रमण, अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। इसके बाद 1967 आता है। 1967 में सिक्स डे वॉर लड़ी जाती है। इस सिक्स डे वॉर में भी इजराइल विजय होकर निकलता है और आसपास की जो मुस्लिम कंट्रीज थी, जो इस्लामिक कंट्रीज थी, उनके बहुत सारे हिस्से पर कब्जा स्थापित कर लेता है। तो बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं और इन सभी लड़ाइयों में जो अरब कंट्रीज थी उनको हार झेलनी पड़ती है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं दोनों रीजन्स के, जो दोनों समूहों के जो संबंध हैं वो खराब होने लगते हैं। और संभवतः यही वजह है कि कोई भी जो अरब देश है, खासतौर पर कोई भी जो मुस्लिम देश है, चाहे वो अरब देश हो चाहे वो गैर अरब देश हो, किसी भी मुस्लिम देश ने, बहुत कम मुस्लिम देश ऐसे हैं जिन्होंने इजराइल के साथ अपने संबंधों को औपचारिक तौर पर मान्यता दी है। बहुत कम देशों ने अभी तक मान्यता प्रदान की है। हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वो भी इजराइल को मान्यता प्रदान नहीं करता है। तो ये तो संबंधों के खराब होने की बात हुई। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब पिछले कुछ समय में संबंध
ठीक हो रहे हैं, वो किस वजह से हो रहे हैं? तो इसमें सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो रीजन है वो है अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग हमें मुख्य तौर पर साल 2010 के आसपास अरब कंट्रीज में देखने को मिला था, जहां पर कई अरब देशों में सत्ता के परिवर्तन की बात की गई थी। वहां पर जो अथॉरिटी थी उसको चेंज करने की बात की गई थी। और इस अरब स्प्रिंग के दौरान मुख्य तौर पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात की जा रही थी कि हम अपने देश के स्ट्रक्चर को कैसे बदलाव करें उसमें। जो वहां पर लंबे समय से जो अथॉरिटोरियन गवर्नमेंट चली आ रही थी, जो निरंकुशवादी सरकार चली आ रही थी, उस सरकार में बदलाव कैसे किया जाए, इसको लेकर आवाज उठाई जा रही थी। और इस आवाज में कहीं ना कहीं धर्म का जो मुद्दा था वो पीछे छूट रहा था। और इसी वजह से फिलिस्तीन के मुद्दे को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस अरब स्प्रिंग के बाद नहीं दी गई। ये पहला रीजन रहा। दूसरा रीजन था मोहम्मद बिन सलमान का उदय। मोहम्मद बिन सलमान कौन है? तो ये सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं। और हमने पहले भी बात की कि सऊदी अरब जो है वो मुस्लिम जगत में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो जब से मोहम्मद बिन सलमान का उदय हुआ है, वो पावर में आए हैं, तभी से वो लगातार अपने देश के हितों को, आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बढ़ावा कैसे मिलेगा? बढ़ावा तब मिलेगा जब वो दूसरे देशों के साथ व्यापार करेंगे। खासतौर पर वो इसराइल और वेस्टर्न कंट्रीज पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो इसी वजह से मोहम्मद बिन सलमान ने इसराइल के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। बीते दिनों इनका एक इंटरव्यू भी आया था, जिस इंटरव्यू में इन्होंने कहा था कि हम लगातार दिन प्रतिदिन इसराइल के साथ अपने संबंधों को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनका उदय इसराइल के साथ बेहतर संबंध बनाने में अरब देशों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ है। इसके बाद जो तीसरा रीजन है वो है अब्राहम अकॉर्ड, यानी कि अब्राहम समझौता। ये जो अब्राहम अकॉर्ड है ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी कि यूएसए की मध्यक्षता में किया गया था, उसकी मीडिएशन में किया गया। और इसी का परिणाम रहा कि यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात इसराइल के साथ संबंध स्थापित करने वाला, औपचारिक तौर पर संबंध स्थापित करने वाला तीसरा अरब देश बन गया था। इससे पहले 1979 में मिस्र ने और 1994 में जॉर्डन ने इसराइल के साथ अपने संबंधों को नॉर्मलाइज किया था। इसके अलावा यूएई के साथ साथ और भी कई देश इस पूरे अकॉर्ड में शामिल थे, इस समझौते में शामिल थे। जैसे कि इसमें बहरीन शामिल था, इसमें सूडान शामिल था, इसमें मोरक्को शामिल था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पिछले कुछ समय में लगातार जो अरब कंट्रीज हैं उनके रिश्ते इसराइल के साथ बेहतर होते जा रहे हैं। इसके अलावा चीन के उदय ने भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। जब से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चीन का उदय हो रहा है, तब से हमें मिडल ईस्ट की राजनीति में कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जैसे चीन की ही मध्यक्षता का परिणाम है कि अब सऊदी अरब और ईरान के बीच जो संबंध हैं वो थोड़े बेहतर हुए हैं। क्योंकि बेहतर होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार ये जो दोनों देश हैं वो राइवलरी कंट्रीज के तौर पर देखे जा रहे थे। दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन अब चीन ने इन दोनों के संबंधों में सुधार किया है। और क्योंकि सऊदी अरब के संबंध इसराइल से बेहतर हुए हैं, तो ऐसे में ईरान के संबंध भी कहीं ना कहीं अब जो इस इसराइल है उससे बेहतर होने की बात की जा रही है। तो ये कुछ कारण हैं जिन कारणों की वजह से पिछले कुछ समय में अरब कंट्रीज और जो इसराइल है उनके संबंध थोड़े बहुत बेहतर हुए हैं। लेकिन इन बेहतर संबंधों का प्रभाव क्या होगा, खासतौर पर फिलिस्तीन पर क्या प्रभाव होगा और हमास पर क्या प्रभाव होगा, उसकी बात करते हैं। तो जाहिर तौर पर प्रभाव बहुत ज़्यादा स्पष्ट है कि अगर जो अरब कंट्रीज़ हैं उनके संबंध फिलिस्तीन के साथ, इसराइल के साथ बहुत बेहतर हो जाते हैं, तो इसकी वजह से जो फिलिस्तीन है वो इस पूरे रीजन में अकेला पड़ जाएगा। फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहने वाला कोई भी देश मौजूद नहीं होगा। और हमास के लिए नुकसान ये इसलिए है क्योंकि फिर उसको हमास को फंडिंग नहीं मिलेगी, हमास को पैसे नहीं मिलेंगे, हमास का ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल पाएगा। तो जाहिर तौर पर इसकी वजह से जो फिलिस्तीनी कॉज है, जो फिलिस्तीन का संघर्ष है, उसकी स्वतंत्रता का जो संघर्ष है, वो संघर्ष प्रभावित हो सकता है, ऐसा कई जानकार मानते हैं। तो इसी वजह से लगातार हमास की जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमास के जो मुखिया है, वो चाहते हैं कि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये पूरी ना हो। अरब देशों के संबंध जो इसराइल से बेहतर हो रहे हैं वो संबंध खराब बने रहें, ताकि इस पूरे रीजन में जो फिलिस्तीन है वो अकेला ना पड़ जाए, फिलिस्तीन के साथ बहुत सारे देश मौजूद रहें। और यही वजह है कि इस बार जो है हमास द्वारा इसराइल पर हमला किया गया है। तो ये हमने इस पूरे विषय की व्याख्या कर ली, इस पूरे विषय को विस्तार से समझ लिया। अब अंत में एक सवाल की भी बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेरिका की अध्यक्षता में संपन्न हुए अब्राहम समझौते का हिस्सा
नहीं है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी बहरीन, ऑप्शन सी सूडान, ऑप्शन डी ईरान। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब देना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपको पता ही होगा कि हमारा जो न्यूज़ प्रोग्राम है उसकी टाइमिंग में कुछ चेंज कर दिया गया है। अब ये प्रोग्राम आपको रोज 3:30 बजे देखने को मिल जाएगा। तो प्रोग्राम से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।